जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए स्पेशल है और इंपॉर्टेंट ये चीज है आज की क्लास में कि इसके पेपर दोस्तों अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगस्त से इसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो, तो आज का ये मॉडल पेपर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों इस पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। एग्जाम में पेपर ऐसा ही आएगा, तो एग्जाम से पहले आप देख सकते हो कि पेपर कैसा आने वाला है। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ओके रिपोर्ट है। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई थी, ये भी सही है। लेकिन 1540 में कन्नौज का युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पर दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बिलग्राम युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो दोस्तों, पेपर ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। और केसर ए हिंद की उपाधि, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने सर की उपाधि लौटाई थी और जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, जो राय बहादुर की, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका तंत्र उत्तक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? देखो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आपने इस क्लास से कितने क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये क्लासेस डेली अटेंड करना दोस्तों। पिछली बार भी 2025 में हमने ग्रुप डी के लिए पढ़ाया था और काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों का भी होगा दोस्तों, बस डेली कंटिन्यू क्लासेस कंटिन्यू रखें, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट में आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको क्या, वो क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई? तो आप टिक करोगे, साइटोसोल कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर। तो ये खिताब भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ओसीडेक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में लड़ा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। संविधान का भाग 3, देखो यहां से दो क्वेश्चन कवर होंगे। संविधान का जो भाग 3 है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया। लेकिन उसके अनुच्छेद आपसे पूछिए, ध्यान से सुनना। अगर हम 5 से लेके 11 तक बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। आपको पूछा मौलिक अधिकार, तो आपको 12 से लेके 35 तक आपको टिक करना है मौलिक अधिकार। लेकिन 36 से 51 की बात करेंगे, यहाँ पर डीपीएसपी आ जाते हैं मेरे भाई, क्या आ जाते हैं? डीपीएसपी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे रेड पेन से टिक कर देता हूं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे। मनाली से कहां पर पहुंचना? लेह तक, लद्दाख का लेह शहर है ना, हमें यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, तो हमें कौन से दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे 12 लाचला दर्रा, क्या आप लोग भी ये टिक कर रहे हो? अगर ये टिक कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है मेरे भाई। नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दर्रा कहां पर है? सिक्किम में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था मेरे भाई, बताइए। देखो पल्लव वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप नाम लिख लेंगे दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? ये इसका संस्थापक है, यहाँ पर आप टिक करोगे दोस्तों, ठीक है। अब आपसे अंतिम सम्राट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आप टिक करोगे अपराजित वर्मन, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन को किस पल्लव शासक ने परास्त कर वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? ये भी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे उपाधि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या टिकना है? नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला प्रश्न बताएंगे, मुगल सम्राट मतलब कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां से आपको क्या पूछा, आगरा से कहां पे दिल्ली पहुंचाई किसने राजधानी, उसका नाम पूछा है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिल्ली से देवगिरी किसने राजधानी स्थापित की थी दोस्तों, ठीक है। तो उस समय दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक थे, लेकिन यहाँ पे शाहजहां टिक करना है, ठीक है मेरे भाई। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, औरंगजेब से रिलेटेड दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक तो इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है।
और दूसरा फैक्ट है, इसी को आलमगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलमगीर। इसी को जिंदा पीर और आलमगीर कहा जाता है। इसकी मृत्यु पूछी जाती है। इसकी जो मृत्यु हुई थी मेरे भाई, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए, इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा किस वर्ष में की गई थी? देखो दोस्तों, अकबर ने ही दोस्तों ये इबादत खाना, इसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में की है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है मेरे भाई। फतेहपुर सीकरी आपको टिक करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि इसी फतेहपुर सीकरी में दोस्तों सी की मात्रा बड़ी की आएगी। मैंने छोटी छोटी की लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, इबादत खाना इसी में बना हुआ और इसकी स्थापना अकबर ने 1575 के समथिंग में की थी, ठीक है। 1570 में तो अकबर का नागौर दरबार लगा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। देखो यहीं पे एक पुस्तक और बता रहा हूँ दोस्तों, एक पुस्तक और लिखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है दोस्तों, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखेंगे रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक काफी चर्चित रहती है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है रेलवे की, तो आपके एग्जाम में ये डेफिनेटली देखने को मिलेगी ये किताब। इस किताब के लेखक कौन है दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी। यहीं पर टिक करेंगे, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है मेरे भाई। दादा भाई नेहरू जी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमें इस प्रश्न का आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है, रबी की फसल किस ऋतु में काटी जाती है? किसी को पता है? अगर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो ये फसल दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी वाला सीजन होता है ना, उस समय ये फसलें, इन फसलों की कटाई होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गेहूं का है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार क्लास को देख रहे हो और आप चाहते हो कि क्लासेस इसी प्रकार से रेगुलर चले, तो मैं आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और उससे भी सबसे बड़ी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इसका सबसे पहले आंसर देते हैं एग्जाम में। ये मान के चलना है कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और आपका क्या स्कोर रहा है वो आपको बताना है मुझे कमेंट के माध्यम से। आप लोगों की काफी डिमांड थी, सर ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है मेरे भाई। इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये क्लासेस आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी और इसका पहला आयोजन कहां पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। और इसका आयोजन ग्रीस के एथेंस शहर में किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम पूछा, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है जहां पर सिटी पैलेस स्थित है? मतलब कि उसने कहा सिटी पैलेस स्थित है, और उसी शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। मैं यहीं पर लिख देता हूं, उसी शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो एक ही नाम आएगा, राजस्थान में उदयपुर शहर, यानी कि डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे आपको टिक करना है 17.4% दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, जो आपने देखा होगा स्पेशली जो सिख लोग होते हैं दोस्तों, वो दोस्तों कृपाण यानी एक तलवार छोटी सी लटका के रखते हैं दोस्तों कमर के पास, है ना दोस्तों। तो वहां पे आपने ध्यान रखो, उनको दोस्तों ये राइट मिलता है दोस्तों संविधान 28 के तहत, मतलब संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत दोस्तों, ठीक है। 21 में क्या है दोस्तों? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन का अधिकार और अधिकार। और 21 का एक किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस बन जाता है वहां पर, तो आप ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगे अधिकार, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो कि गुरु इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। बाकी आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है, ब्लू पेन से टिक कर दिया मैंने अलग से। ये वाला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है?
शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आपको 100वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है, यानी डी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1909 की अवधि को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आंसर होगा? देखो इस समय दोस्तों उदारवादी आंदोलन चलता था। क्या चलता है? उदारवादी आंदोलन, ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किस सुल्तान ने 84 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर। देखो पहले तो आप देखो, सिजदा सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं इस क्रूर शासक ने चलाई थी दोस्तों। सिजदा की मतलब कि मेरे दरबार में आओ तो सर झुका कर आओ, ठीक है। और पाबोस का मतलब मेरे दरबार में आओ तो सर मतलब पाँव को चूमते हुए आओ, ठीक है। सिजदा और पाबोस प्रथाएं, ये प्रथाएं दोस्तों इस क्रूर शासक ने चलाई थी दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन। ये लोह एवं रक्त की नीति के लिए बहुत फेमस है, ब्लड एंड आयरन नीति, ठीक है, लोह एवं रक्त नीति, ठीक है। तो ये फैक्ट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक कर लेना है? फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक टिक कर रहे हो कि एमबीटी तुगलक, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक टिक कर रहे हो? क्या टिक कर रहे हो इनमें से? हैं यहाँ पर बताएंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के लिए। इन दोनों में से क्या टिक करोगे? फिरोज शाह तुगलक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, मैं अलग से पेन से टिक कर देता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इसी को वृद्ध गंगा कह लो, इसी को बूढ़ी गंगा कह लो, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है। एग्जाम के लिए पूछा है, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कह लो इसे, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा, एक ही नाम आएगा, क्या नाम आएगा दोस्तों? महानदी या गोदावरी? हिंट दे दिया आपको, बताइए। तो जवाब आएगा गोदावरी नदी, यानी कि डी वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन शानदार है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे, इंपोर्टेंट, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन के बारे में बताता है, पंचायत गठन। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायत के गठन से संबंधित है। वहीं हम बात करें 48 का, एक किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। फिलहाल आप लोग यहाँ पे क्या टिक करोगे? हमें यूसीसी के बारे में पूछा है, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि पी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पंचायत का गठन से रिलेटेड आर्टिकल है। और पंचायत को दोस्तों संवैधानिक का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? 73वां संशोधन, आपको याद है ना? ये बताइए, निम्न में से पाइराइट किस प्रकार का एक अयस्क है? बताएंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो पाइराइट दोस्तों आपको ध्यान में रखना, ये एक सल्फाइड प्रकार का अयस्क है। भांड पाथेर, दमाली, राउफ और हिकत लोक नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? दोस्तों ये चारों लोक नृत्य रट लो, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा तो इन्हीं में से पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश में से अगर एक भी नृत्य पूछा तो इनमें से पूछेगा। तो एक ही नाम आएगा, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसी प्रकार से कंटेंट आपको रोज मिलेगा, एक ही क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन कवर कराते हुए, ठीक है। एक और यहाँ पर कवर हो रहा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कोलकाली और परिचाकली और बोटवा और हुली वेशा बहुत पूछा जाता है। ये चारों लोक नृत्य दोस्तों भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किए जाते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो नाम आएगा लक्षद्वीप, यानी डी वाला ऑप्शन यहां आपको टिक करना है। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनना है। देखो केरल का दोस्तों आपको 2 क्लासिकल डांस ध्यान रखना है, एक तो कथकली याद रखना है। देखो कथक और कथकली में अंतर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम, यहीं पर लिखोगे मोहिनी अट्टम, क्या लिखोगे? मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये नृत्य भी आपको ध्यान में रख लेने, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। असम का दोस्तों सत्रिय नृत्य बहुत पूछा जाता है, असम का सत्रिय नृत्य बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 2000 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और किसने की थी? श्रीमद शंकर देव ने इसकी स्थापना की थी मेरे भाई, ठीक है। तो कथक दोस्तों अगर आपको पूछेगा, आपको ऐसा भी पूछा जाता है एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस क्या, तो कथक टिक करना है। और कथक है कहाँ का दोस्तों? फेमस यूपी का है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय आ गया और आपसे राज्य का नाम पूछा है, तो इसमें बिल्कुल टाइम तो नहीं लगाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य प्रशासन की स्थापना किस वंश को समाप्त करके की थी मेरे भाई? बताइए। आप लोगों को पता है ना दोस्तों, आचार्य चाणक्य की
को मतलब कि थोड़ा इंसल्ट करके भेजा था दोस्तों घनानंद ने। फिर आचार्य चाणक्य को ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस वंश को उखाड़ फेंकना है। फिर आप लोगों को पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, उनको राजा बनाया और उनकी मदद से दोस्तों नंद वंश को उखाड़ फेंका। फिर उसके बाद किसकी स्थापना की थी मेरे भाई बताइए? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी सभी ने, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी दोस्तों हर्यक वंश आप सभी को पता दोस्तों, ये पितृहंता वंश है। ये कौन सा वंश है? पितृहंता वंश। पितृहंता, मैं इसको पितृहंता वंश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इसमें पिताओं की हत्या करके राजा बनते हैं, ठीक है। और इस पे सबसे देखो इतिहास में तो सबसे ज्यादा मतलब कि शासन इसी राजा का रहा था जिसका नाम बिंबिसार है। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार, यहाँ पे लिख दो बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, बिंबिसार, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। ये वो राजा था दोस्तों जिस क्षेत्र को जीत नहीं पाता था उस क्षेत्र में दोस्तों वैवाहिक संबंध बिठा के उस क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता था, ठीक है। ये वही राजा था। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। आप अगर इस क्लास में आए हो तो दोस्तों बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप एक 10-15 दिन अगर आप क्लास ले लेते हो ना तो आप दोस्तों खुद कहोगे गुरु बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर, ठीक है। अब जैसे ये मेगस्थनीज है, ये इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका, और इसने पाटलिपुत्र के प्रकाशन के बारे में बात कही थी। अब आपसे ये पूछा है कि इस किताब को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो 2 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले कि मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या? इंडिका, और ये 7 पुस्तकों में विभाजित था दोस्तों, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? मेरे भाई ध्यान से सुनोगे। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक और सुशीम। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, विद्रोह कहां पर हुआ था? तक्षशिला में, और उसको दबाने के लिए भेजा किसको था? अशोक और सुशीम को। तो यानी क और ख दोनों आपको टिक कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्थशास्त्र में वर्णित सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था? तो ये कृषि विभाग का हुआ करता। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए भारत ने किस देश के साथ कारगिल सैन्य अभ्यास 2026 में भाग लिया है? देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भर भर के आएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यानी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, G20 की अध्यक्षता 2026 में किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये दक्षिण अफ्रीका, आपको टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर भी शानदार क्वेश्चन है। तो उसका जो मेन पर्पज है वो मानव अंतरिक्ष उड्डयन है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? चलिए बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर देगा। तो यहाँ पर भारत की 126वीं रैंक है। या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? अगर टिक किया तो ओके रिपोर्ट है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन और बता दीजिए साथ में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? देखो ये जीडीपी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों ये जो 26 और 27 वाला बजट वाला है ना, बजट अच्छे से कवर कर लेना, और 25 और 26 वाला बजट अच्छे से करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अनुमानित जीडीपी की बात करी जा रही तो लगभग 7% है, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा मेरे भाई। अगर सारी चीजें क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, अच्छे से हर एक चीज क्लियर बारीकी से हुई है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स कर देना जरूर दोस्तों। लाइक करके मुझे आप रेस्पॉन्स करो जल्दी से, जिसने लाइक नहीं किया, और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दो और उन्हें बता दो कि आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस वीडियो को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक प्लेटफॉर्म तक शेयर कर सकते हैं जहां तक आपकी रीच है, ठीक है। अगर आप चाहते हो सर इसकी पीडीएफ भी मिले और डेली क्लासेस भी चले मेरे भाई, तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को दोस्तों क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना भाई, तभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। पीडीएफ तो आपको मैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप ये डेली क्लास देखोगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा, तो ये क्लासेस मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। तो इसी प्रकार से मॉडल पेपर हम ताबड़तोड़ सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही पेपर सॉल्व करेंगे जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।